हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गेट स्मार्टर एवरीडे। ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन कैसे करते हैं और साथ ही में इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ गाइस वॉच इट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हैज़ टू टाइम रेफरेंसेस। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए दो टाइम रेफरेंसेस बनाए हैं। पहला है लॉन्ग रन और दूसरा है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का जो सेटिस्फैक्शन पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है और शॉर्ट रन का कम होता है। तो अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर नेशनल इनकम डिपेंड होती है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। कंट्री की कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग रन को डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर टेक्नोलॉजीज़ एडवांसमेंट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग ये जानेंगे कि ये लॉन्ग रन में है। मतलब अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए सेटिस्फैक्शन देती है, इसलिए इसको लॉन्ग रन में रखा है। उसी जगह अगर हम लोग शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में इक्वालिटी पर बेस्ड होता है। मतलब जो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होगा वो तब आएगा जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होंगे। मतलब वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर दैट पीरियड होता है। इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू टी इक्वल टू ए ई। y इज द टोटल इनकम and TE is the total expenditure और you can say aggregate expenditure। aggregate expenditure को AE से डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग टू सेक्टर की बात करें, अगर आप लोगों ने पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चीज़ पढ़ी होगी कि टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, थ्री सेक्टर होती है, फोर सेक्टर होती है, मल्टी सेक्टर इकोनॉमी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी है। टू सेक्टर इकोनॉमी में केवल दो चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। गाइज ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं और जो फर्म करता है एक्सपेंडिचर उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? जब हमारा इनकम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। मतलब जब हमारा y इक्वल्स टू C प्लस आई होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है। कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन का मतलब होता है जितना भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर लगाते हैं वो कंजम्पशन होता है एक कंज्यूमर के लिए। तो इसलिए हमें इससे ये भी पता चलता है कि कंजम्पशन क्या है, फंक्शन होता है इनकम का। ये कैसे पता चला? जब तक हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तब तक हम कंज्यूम कैसे करेंगे? जब इनकम होगी तभी कंजम्पशन पे पैसा लगाया जा सकता है। इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितनी कम इनकम होगी उतना कम कंजम्पशन होगा। अब इसको समझाने के लिए एक टेबल बनाइए जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर के इनकम को हर लेवल पर 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया है और उसी के साथ कंजम्पशन को भी बाय ₹80 से इंक्रीज़ किया है। इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए एक टेबल बनाइए। आइए देखते हैं उस टेबल को। कंजम्पशन रिलेशनशिप को दिखाया है, इसका नाम टेबल का रखा है इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। इसमें पहला कॉलम है इनकम का, सेकेंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड है सेविंग्स, फोर्थ है MPC, 5 है MPS, सिक्स्थ APC और सेवन्थ है APS। इसमें जैसे हमने पहले बताया कि इनकम हर स्लैब पर ₹100 से इंक्रीज़ करनी है। तो पहला लेवल हमारा 0 का था, उसके बाद 100, देन 200, 300, 400, 500, इस तरीके से 1000 तक पहुंचा और हर लेवल पर 100 रुपीज़ इंक्रीज़ किए। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हर लेवल पर ₹80 का इंक्रीज़ करना था। तो पहला हमारा 100 था, उसमें हमने ₹80 ऐड किए तो 180 आया, फिर 80 ऐड किए तो 260 आया। इस तरीके से 900 तक हम लोग इसको हर लेवल पर ₹80 ऐड करते हुए गए। उसके बाद सेविंग्स क्या होती है? जब हम लोग इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो जितना भी रेसिड्यू अमाउंट बचता है वो सेविंग कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या है, जब हमने देखा कि पहला हमारा इनकम 0 था तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 का था। अब आप लोग ये पूछेंगे जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 100 का कैसे हुआ? ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसमें सेविंग्स की पहले बात कर लेते हैं। तो सेविंग्स हमारी -100 की हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम तो निल थी
और कंजम्पशन हम लोगों ने 100 का कर लिया, तो सेविंग्स तो होंगी नहीं, इसलिए -100 हो गया। फिर सेकंड लेवल पे भी 100 की इनकम थी और 180 का कंजम्पशन था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकम कम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो नेगेटिव सेविंग्स होंगी -80 की। इस तरीके से लेवल 400 तक ये माइनस में जाएगा, नेगेटिव सेविंग्स होंगी। उसके बाद जब 500 लेवल पर पहुँचे तो हमने देखा इनकम भी 500 है, कंजम्पशन भी 500 है, तो सेविंग्स हमारी नील हो गई, दैट इज़ 0। उसके बाद 600 लेवल पर देखें तो कंजम्पशन हमारा 580 का था, मतलब यहाँ पर सेविंग्स कितने की है, 20 की है, पॉजिटिव सेविंग आ गई क्योंकि इनकम ज़्यादा थी और कंजम्पशन कम था। उसके बाद 700 लेवल पर भी 660 की कंजम्पशन थी, कंजम्पशन कम है, इनकम ज़्यादा है, तो +40 यानी पॉजिटिव सेविंग्स हो गई। इस तरीके से ₹100 तक पहुँचे। अब हम लोग देखेंगे एमपीसी क्या होता है। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका रिलेशनशिप दिखाता है ये चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी इसमें डेल्टा जो बना हुआ है ना, इस डेल्टा का मतलब है चेंज, कितना कितना लेवल पर हम लोगों ने कंजम्पशन को चेंज किया और कितना कितना इनकम को चेंज किया। तो हर लेवल पर कंजम्पशन जो थी वो हमारी 80 से चेंज हुई और इनकम 100 से चेंज हुई। इट मीन्स ₹80 अपॉन ₹100 0.8, ये 0.8 हमारा थ्रू आउट द टेबल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हर लेवल पर हमारे सेम वैल्यू थी। 100 इनकम में था और 80 कंजम्पशन में था, इसलिए एमपीसी पूरा कांस्टेंट आया थ्रू आउट द टेबल 0.8। फिर अगर हम लोग एमपीएस की बात करें तो एक फॉर्मूला बनाया गया था जिसका जो था एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने एमपीएस निकाला है यहाँ पर। इस फॉर्मूले से हमारा एमपीसी भी निकल सकता था, लेकिन हम लोगों ने ये दोनों फॉर्मूले आपको दिखाने के चक्कर में एमपीएस ये हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाला है, जिसमें जैसे कि एमपीएस निकालने के लिए अब हमें क्या किया, 1 माइनस एमपीसी किया तो हमारा एमपीएस आ गया। तो 1 यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है कि आप 1 इसको इनकम समझें, ये 1 नंबर है। इस 1 से हमें एमपीसी की सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है, जैसे 1 माइनस 0.8 तो 0.2, 1 माइनस 0.8 0.2, ये हर लेवल पर यही करेंगे, इसीलिए ये पूरी टेबल में एमपीएस भी कांस्टेंट है। फिर आती है बात एपीसी की। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। अब आप देख सकते हैं हर लेवल पर कितना है हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन है 180 और इनकम है 100, तो 180 अपॉन 100 दैट इज़ 1.8, देन 260 अपॉन 200 1.3। इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा एपीसी की वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि लेवल 500 के बाद से ये गिरना शुरू हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि एपीसी पहले तो इंक्रीज़ करता है, उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। अब हम लोग एपीएस की बात करें तो एपीएस का क्या होता है, ये एपीएस सेविंग से इसका जो रिलेशन होता है वो सेविंग्स के साथ होता है। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सेविंग्स के साथ रिलेशनशिप है, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। अब हमारी इन सेविंग्स क्या थी, -80 थी, -80 डिवाइड बाय 100 किया तो -0.80 आया। इस तरीके से 200 हमारी जब इनकम थी और सेविंग्स कितनी थी, -60 थी, तो -60 अपॉन 200 किया तो माइनस का 0.30 आया। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसमें ये पता चला कि जब 500 पे पहुँचे तो हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होने की वजह से सेविंग्स निल थी, तो इस जगह पर एपीएस भी हमारा निल होगा। उसके बाद ये एपीएस पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा थी, कंजम्पशन कम था, तो हमारी पॉजिटिव सेविंग्स आने लगी, तो एपीएस भी हमारा पॉजिटिव आएगा और इस लेवल से एपीएस हमारा इंक्रीज़ करेगा। अब जैसे कि हमने पहले टेबल में बताया कि आपकी इनकम 0 होने पर कंजम्पशन कैसे 100 हो सकता है, तो या फिर एक पर्सन कैसे अपने बिना इनकम के कंजम्पशन कर सकता है, तो इसका आंसर यही है कि या तो वो पर्सन अपने पास सेविंग्स निकालेगा या फिर कुछ किसी से बोरो कर लेगा, क्योंकि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करना नेसेसिटी है। बिना नेसेसिटीज़ के एक कंज्यूमर सर्वाइव नहीं कर सकता, एक पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको अपने सर्वाइव करने के लिए कुछ नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन उसे करना ही होता है। तो अगर इनकम नहीं रिसीव हो रही है किसी पर्सन को तो वो या तो बोरोइंग करेगा या फिर पास सेविंग्स निकालेगा, और ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में ना ही अगर इनकम किसी को नहीं मिली है तो वो कंजम्पशन नहीं कर सकता। अब इसी जगह पे ये तो हम लोगों ने इसकी बात करी कि हमारा इनकम 0 है और कंजम्पशन 100 था। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एमपीसी और एमपीएस दोनों ही कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द टेबल। वो क्यों रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि चाहे वो एमपीएस हो चाहे एमपीसी हो, दोनों में ही हम लोग चेंज की बात करते हैं, मतलब चेंज इन कंजम्पशन
और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम हमारा एमपीसी होता है, और एमपीएस होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। मतलब दोनों में ही चेंज आ रहा है। चेंज मतलब हम लोग मार्जिनल वैल्यू ले रहे हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही चीज़ें थ्रू आउट द टेबल कांस्टेंट रहेंगी। अब जो हम लोगों ने ये टेबल पढ़ी उसी से हमने ये ग्राफ बनाया है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम है ये। इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने वाई एक्सिस पर कंजम्पशन लिया है और एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, और एक पॉइंट ए बनाया है वाई एक्सिस से जिससे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसका नाम है सी लाइन, मतलब कंजम्पशन लाइन। और ये जो ए पॉइंट है ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। अब इस ग्राफ में जो ये डेल्टा वाई और डेल्टा सी लिखा है, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला होता है एमपीसी का। मतलब ये जो पार्ट है इसका ए से सी तक लाइन है, ये क्या डिनोट कर रही है, एमपीसी डिनोट कर रही है। और एक लाइन हमने बनाई है एस पॉइंट से ओरिजिन तक, तो ये एपीसी डिनोट कर रही है। आइए देखते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इस डायग्राम में हमने देखा कि एक सी लाइन बनी हुई है जो क्या शो कर रही है, कंजम्पशन फंक्शन शो कर रही है। ये लाइन हमारी पॉइंट ए से स्टार्ट है ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन की इनकम निल है तो भी वो कुछ अमाउंट अपना स्पेंड करेगा बेसिक नीड्स पर, और जब वो स्पेंड करेगा तो उसका जो कंजम्पशन होगा उसे हम लोग ओ ए बोलेंगे। ओ ए लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी ओ ए क्या है यहाँ पर, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, जो हम लोगों ने टेबल में भी पढ़ा था जब पर्सन की इनकम 0 थी लेकिन कंजम्पशन 100 का था, तो वही 100 रुपीज़ यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है, जिसको हमने मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोला है। अब ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है इनकम और कंजम्पशन में। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इस ग्राफ में एक डेल्टा वाई और डेल्टा सी दो चीज़ें मार्क की हैं। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला होता है एमपीसी का, तो ये शो कर रहा है कि एमपीसी हमारा पूरी टेबल में कांस्टेंट था, इसीलिए यहाँ पर भी ये जो लाइन है ये कांस्टेंट है। अगर हमारा एमपीसी कांस्टेंट ना होता पूरे टेबल में तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन की जो ये लाइन है सी लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती थी। अब ये तो बात हुई एमपीसी की। अब अगर हम लोग एपीसी की बात करें तो यहाँ से एपीसी भी निकल सकता है। कैसे, अगर हम लोग इस लाइन पर, सी लाइन पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लें, जैसे हमने इसमें किया है पॉइंट एस मार्क किया है। ये पॉइंट एस जब हम लोग ओरिजिन के पास लाएंगे, मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो स्लोप बनेगा ओ एस लाइन का वो इंडिकेट करेगा एपीसी। जैसे जैसे हम लोग एस पॉइंट को राइटवर्ड लाएंगे, मतलब मतलब ओरिजिन के पास लाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा ओ एस लाइन डिमिनिश हो रही है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि एपीसी फॉल हो रही है, फॉलिंग एपीसी शो कर रहा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी एपीसी डिमिनिश करेगा, एपीसी कम होता जाएगा। गाइज ये हमारा पूरा जितना भी प्रेजेंटेशन था ये कंजम्पशन फंक्शन का था। इसका ग्राफ मैंने बताया, आपको एक्सप्लेनेशन बताई और एक चार्ट बनाया था वो बताया। ये पूरा हमारा कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बात पहले भी करी है कि जितना भी फर्म एक्सपेंडिचर करती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फर्म किस पर एक्सपेंडिचर करेगी, वो कैपिटल गुड्स परचेज़ कर लेती है, तो कैपिटल गुड्स को परचेज़ करने पर जितना भी पैसा लगाया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अब हमारी इकॉनमी में जितनी भी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये चार चीज़ें हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। इन चारों से क्या आता है, लैंड से रेंट आएगा, लेबर वेजेस आएंगी, कैपिटल से इंटरेस्ट आएगा, एंटरप्रेन्योर्स के पास प्रॉफिट आएगा। तो हमारे पास रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चार चीज़ों से मिलकर जो भी इनकम क्रिएट होती है वो या तो कंजम्पशन पर लगाई जाती है या इन्वेस्टमेंट पर लगाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पर्सन अपना इनकम में से कुछ पार्ट सेव करता है तो उसकी एक्चुअली सेविंग्स जो होती हैं वो उसकी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो सेविंग्स या तो सेविंग्स किस लिए होंगी, फ्यूचर बेनिफिट के लिए पर्सन करेगा। तो फ्यूचर बेनिफिट के लिए अगर किसी ने अपनी सेव की है इनकम तो वो कैश में तो रखेगा नहीं, किसी बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दे देगा। जब वो यहाँ पर देगा, डिपॉजिट करेगा, तो उसकी टाइम के साथ साथ मनी ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट लगेगा तो उसकी मनी डबल हो जाएगी, उसका पर्सन का फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जब वो यहाँ पर अपनी मनी को डिपॉजिट करता है तो यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स, फर्म्स, कंपनीज़, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा ये लोग लैंड कर लेते हैं।
जब ये मनी लेंड की जाती है तो इस लेंडिंग मनी को फर्म्स वगैरह या तो उससे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, या प्लांट्स एंड मशीनरीज परचेज़ कर लेते हैं, कोई इक्विपमेंट परचेज़ कर लेते हैं, या उससे स्टॉक बढ़ा लेते हैं। तो इन्होंने ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो फर्म की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो भी पर्सन ने अपनी सेविंग्स करी हैं वो मैक्रो लेवल पर एक्चुअली में कन्वर्ट होके इन्वेस्टमेंट बन गई। तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं y=c+i। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि इनकम को या तो कंजम्पशन में करा या इन्वेस्टमेंट में करा, हो सकता है दोनों में भी करें, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब जब हमने इतना पढ़ा तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या इन्वेस्टमेंट इनकम का पार्ट है या नहीं है, वेदर इन्वेस्टमेंट इज़ डिपेंड अपॉन इनकम और नॉट। तो इसका आंसर देने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं। पहला होता है ऑटोनॉमस एंड द सेकेंड वन इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पर डिपेंड नहीं होती है। मीन्स ये किस पर डिपेंड होती है? इनकम को छोड़कर जितनी भी अदर फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके की पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है। जितनी भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ पर लगाई जाती है? या तो कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है रोड्स का, ब्रिजेस का, रेलवे लाइंस का, पावर हाउसेस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना दिया। इस टाइप की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनकम होती है ये इनकम इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड नहीं होती है। ओके, अब हम लोग अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो फंक्शन ऑफ इनकम होती है। मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाती है इनकम और इन्वेस्टमेंट में। तो हम ये भी कह सकते हैं जितनी ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट होगी। तो हाई इनकम प्रमोट इन्वेस्टमेंट, हाँ जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी, इसीलिए इसको इनकम इलास्टिक बोलते हैं। अब इसको ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड को हमने एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया है, आइए वो देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब हमने इसे ग्राफ के थ्रू बताया है। देखिए वाई एक्सिस पर हमने इन्वेस्टमेंट शो करी है और एक्स एक्सिस पर इनकम। अब आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क किया है ए पॉइंट। इस ए पॉइंट का मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। इस ए पॉइंट में टोटल इन्वेस्टमेंट में 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं मतलब 2 पार्ट्स इसमें इंक्लूड हैं, एक है ऑटोनॉमस और दूसरा है इंड्यूस्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑटोनॉमस है और कौन सा इंड्यूस्ड है? हमने पहले ही बात की थी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम पर डिपेंड नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इनकम पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन बनी हुई है जो कि पूरी ग्राफ के थ्रू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इसीलिए उसको हमने ऑटोनॉमस मार्क किया है। और सेकेंड है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या शो करेगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, इसीलिए ये हमारी जो लाइन है वो पॉजिटिव स्लोप है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम इनइलास्टिक है एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम इलास्टिक है। गाइज़ ये पूरी बात हमने शॉर्ट रन की थी। शॉर्ट रन में हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है उसका रोल बहुत कम होता है। और इनकम डिटर्मिनेशन में जब हम लोग नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस पर, तो हमारा जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और वही हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही हम लोग सिर्फ शॉर्ट रन में लेते हैं। लॉन्ग रन में इसी का उल्टा होता है। लॉन्ग रन में हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लेते हैं और ऑटोनॉमस का इन्वेस्टमेंट का रोल बहुत ही कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने आज पूरी जितनी भी बात की वो पूरी शॉर्ट रन की बात की थी इस वीडियो में। गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।